ओके स्टूडेंट, सो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स की का चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स, और इसके 3 टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने मीन निकालना सीखा था यूजिंग डायरेक्ट मेथड। सेकंड हमने मीन कैलकुलेट करना सीखा था ग्रुप डेटा का यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। और थर्ड हमने सीखा था ग्रुप डेटा का मोड फाइंड आउट करना। ठीक है, ये चीज़ें हमने अभी तक सीख ली हैं। ठीक है, आज हम नया 4th टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपनी चैप्टर का, दैट इज मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। ओके, तो यहाँ देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। आपने 9th क्लास में मीडियन निकालना सीखा था ऑलरेडी। मैंने उस दिन आपको एग्जाम्पल देके समझाया भी था कि आपने जो 9th में सीखा था कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। वहाँ पे आपने 2 तरीके सीखे थे। देखो ये दिया भी हुआ है इन्होंने यहाँ पर कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास ऑड होती थी तो मीडियन आप कैसे निकालते थे, n+1/2th टर्म जो होती थी वही आपकी मीडियन होती थी। और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होती थी तो आप पहले n/2th टर्म ढूंढते थे कौन सी है, और n/2+1th मतलब उसके अगली टर्म देखते थे, फिर उनका एवरेज निकालते थे। तो ये तो हुआ अनग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड आउट करना। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको रिकॉल करा दूंगी एक एग्जाम्पल से कि कैसे निकालते थे हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑब्जर्वेशन है ये वाली, कुछ ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं 5। पहली ऑब्जर्वेशन 5, जैसे एक बच्चा है जिसके 10 में से मार्क्स आए अलग अलग सब्जेक्ट्स में। ठीक है भैया, ये डोर बंद कर दीजिएगा प्लीज। डोर, 1 मिनट। ये डोर बंद कर दीजिएगा सर। ठीक है, जैसे आपके पास ऑब्जर्वेशन है, आपके पास 6 ऑब्जर्वेशन है, मान लीजिए 7 ऑब्जर्वेशन है। 5, 4, 5, 3, 2, 4। ठीक है, ऐसे 6 हो गई। एक और ले लेते हैं 2। ठीक है, ये उसके मार्क्स आए हैं, बच्चे के मार्क्स आए हैं। 5 में से ये मार्क्स उसको मिले हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। 7 सब्जेक्ट्स उसके पास है मान लीजिए। आपको मीडियन कैलकुलेट करनी है, आपको ऑब्जर्वेशन की मीडियन कैलकुलेट करनी है इसकी। तो मीडियन कैलकुलेट करने का तरीका क्या था वो देख लेते हैं। सो अगर n की वैल्यू, ये n का मतलब होता था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अभी हम लोग क्या निकालना सीख रहे हैं, मीडियन निकालना सीख रहे हैं। मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप डेटा, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है देखने को, क्योंकि ये 9th क्लास में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 7 विच इज एन ऑड नंबर। ठीक है, ये क्या है, ऑड नंबर है। तो इसमें इसका बड़ा सिंपल सा तरीका था, n+1/2th टर्म जो होगी वो मीडियन होगी। यानी कौन से नंबर की टर्म, n+1, 7+1/2 यानी 8/2। 4th टर्म जो होगी आपकी, इस डेटा की जो 4th टर्म होगी वो आपकी मीडियन होगी। लेकिन इसको आप ऐसे ही नहीं कर लोगे सॉल्व, आप इसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5। ठीक है, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5। हाँ ठीक है, अब ये जो 4th टर्म है, 4th टर्म कौन सी है, 4। तो इस डेटा की मीडियन, इस डेटा की मीडियन क्या हो गया, हम आपको मीडियन कितना मिल गया, 4। बोलो समझ में आया बेटा कैसे कैलकुलेट करते थे। ठीक है, अब अगर मान लो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 होती, सपोज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 होती, n की वैल्यू होती 6 जो कि एक इवन नंबर है, तो उस केस में हम क्या करते थे, n/2th टर्म देखते थे पहले। n/2th टर्म यानी 6/2th टर्म, 6/2 का मतलब है 3rd टर्म। ठीक है, अरेंज कर लो इसको पहले। 2, 3, 4, 4, 5, 5। तो 3rd टर्म कौन सी हो गई, 4। ठीक है, 4।
और इसके अगली टर्म, थर्ड के अगली टर्म, फोर्थ टर्म, यानी n/2 प्लस 1th टर्म जो है फोर्थ टर्म, वो कौन सी हो जाएगी? 4। इनका आप निकालोगे एवरेज, दोनों का एवरेज निकालोगे, दोनों टर्म्स का एवरेज फाइंड आउट करोगे तो वो आपको मिलेगा 4। तो इसका आंसर कितना आ गया मीडियन का? 4। मीडियन आ गई 4। तो अगर n की वैल्यू ऑड हो तब कैसे फाइंड आउट करना है और n की वैल्यू इवन हो तब कैसे फाइंड आउट करना है? अनग्रुप डेटा का मीडियन। ये मैंने प्रोसीजर आपको समझा दिया। बोलो सब बच्चों को समझ में आई ये चीज या डाउट है किसी पॉइंट पर? नो मैम। ठीक है, नो मैम। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो इसे ऑलरेडी। अब हम पढ़ेंगे आगे इस क्लास में 10th क्लास में आपको जो डेटा, ये देखो एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका मीडियन निकालने का एग्जांपल है अनग्रुप डेटा का। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो ये इन्होंने इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है और मेथड सेम ही है बिल्कुल जो हमने किया उसका। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। चलो इसी में पहले समझाती हूँ आपको, पहले इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, ये अनग्रुप डेटा था लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है, यानी डेटा आपके पास अभी तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 6 या 7, लेकिन अगर आपके पास 100 ऑब्जर्वेशन हो तो उसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। या आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर डेटा आपके पास बहुत ज़्यादा होता है तो हम उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज कर देते हैं। इसका मतलब इस तरह से आपको टेबल मिलेगी और उसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो आप इसका जो टेबल बनाओगे वो कुछ इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, यानी ऐसे कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिनके 20 मार्क्स आए हैं, उन ऐसे 6 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 25 मार्क्स आए हैं, ऐसे 20 स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई। अब इसके बाद में देखिए कि n की वैल्यू यहाँ पे 100 है, यानी इवन नंबर है, तो जो मीडियन मिलेगी वो कैसे मिलेगी? अभी मैंने तरीका आपको बताया था, n/2th टर्म और उसके अगली टर्म का एवरेज लेने पर। ठीक है, तब हमें मीडियन मिलेगी। तो इसके लिए हम एक प्रोसीजर करते हैं। कैसे करते हैं हम देखो, इसके लिए क्या प्रोसीजर करते हैं ये देखिए। क्योंकि यहाँ पे लूज टर्म्स नहीं है ना, हमारे पास लूज ऑब्जर्वेशन नहीं है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो इस केस में आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, तो इसका तो आपको डायरेक्टली लिखना पड़ेगा। यहाँ से 20 मार्क्स आए हैं 6 स्टूडेंट्स के, तो यहाँ आप 20 के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 6। ठीक है, फिर है अप टू 25 तक मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 25 तक मार्क्स आए हैं, तो 6 तो वो जिनके 20 तक आए हैं और 20 बच्चे वो जिनके 20 से 25 के बीच में आए हैं। यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 6 + 20, 6 + 20 दैट मीन्स 26। यहाँ हमने अब एक वर्ड ऐड कर दिया अप टू 25 तक, तो 26। अच्छा मुझे बताओ अप टू 28 जब हम कहेंगे, अप टू 28, तो इसमें हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे अप टू 28? मैम इसमें ये तीनों आ जाएंगे, 26 + 24। 6 + 20 + 24 ऐड करते जाएंगे ऊपर तक की फ्रीक्वेंसी। अप टू 28 कितने बच्चे हमारे पास हैं टोटल? 26 + 24। ठीक है, फिर अप टू 29, अप टू 29 में क्या होगा? 6 + 20 + 24 + 28। और लास्ट में आपको क्या लगता है कि लास्ट में अप टू जब 43 होगा, अप टू 43, तो आपको लास्ट में क्या नंबर मिलेगा? आपको क्या लगता है? 100 मिलेगा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। लास्ट वाला जो मिलेगा आपको अप टू 43, सारे बच्चे आ जाएंगे ना उसमें, तो 100 हो जाएगा उसका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ऐसे 100 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको 100 मिलेगा। अब ये वाला जो कॉलम बेटा आपने बनाया है ना, ये वाला कॉलम जिसमें आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हुए नीचे लिखते जा रहे हो, इसी को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो आपने फाइंड आउट की है ना, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो आपको यहाँ पे मिल रही है 6, 26, 50, 78, 93, 97, 99, 100, दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। ठीक है, अब इसमें ये यहाँ पे देखो, हमने अगर आप प्रॉपरली अगर ये अलग अलग बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, ये आपका डेटा हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गई, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई और ये हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस, यस ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने मीडियन कैसे कैलकुलेट किए, देखो 50th ऑब्जर्वेशन इन्होंने बताया है कि 50th ऑब्जर्वेशन जो होगी वो 28 होगी। क्यों? 50th ऑब्जर्वेशन इन्होंने बताया वो 28 होगी। तो इसका रीजन ये है कि 28 जो है वो 50 टाइम्स रिपीट हुआ होगा। तो यानी 50th ऑब्जर्वेशन, और क्योंकि हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाया तो 50वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा? 28 आएगा। और 51 यानी उसके अगली ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी? उसका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू क्या होगी? क्या बेटा? मैम मुझे समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया आपको? CF निकालना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। यस मैम। बेटा बड़ा आसान है, देखो ये फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है ना मंथन, ये वाली। यस मैम। आपको बोला है कि 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो आप अगर 20 की फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो 6 लिखोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि अप टू 25 तक जिन बच्चों के नंबर आए हैं तो उनमें ये 6 स्टूडेंट्स भी आएंगे और ये 20 स्टूडेंट्स भी आएंगे जिनके 25 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो 6 + 20 26 हो गया, मतलब 25 मार्क्स 25 मार्क्स इन बच्चों के आए ना, तो 25 तक कितने बच्चे हैं? तो 20 वाले भी तो उसमें आ जाएंगे 25 वाले के बीच में। अभी समझ में आया मंथन? नहीं आया? बोलो। मैम नहीं आया। नहीं आया? ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही है? देखो यहाँ पे फिर से देखो। मैम जो सबसे पहला नंबर है, मैम जो सबसे पहला नंबर है और मैम जो मार्क ऑब्टेन्ड है उसे प्लस कर देना। और फिर अगर आपको प्रोसीजर सीखना है ना, बस कि प्रोसीजर कैसे है CF निकालने का, बड़ा सिंपल है। फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाओ। पहले रो में, फर्स्ट रो में 6 लिखोगे, नेक्स्ट में आप लिखोगे 6 + 20, नेक्स्ट में आप लिखोगे 6 + 20 + 24, नेक्स्ट में आप लिखोगे 6 + 20 + 24 + 28, नेक्स्ट में आप लिखोगे 6 + 24 मतलब इन्हें ऐड करते हुए चले जाओ। या सीधा सीधा तरीका है कि यहाँ पे जो आ रहे हैं उसके बाद उसमें अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करके अगले वाले में बॉक्स में लिख दो। तो ये इसका प्रोसीजर है CF कैलकुलेट करने का, और वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से कब आएगा? जब आप उसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये CF की टेबल बनानी तो सब बच्चों को। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? मैम आ रही है। मैम आ रही है। आ रही है ना? चलो अब एक और एग्जांपल देखिए। यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है। हाँ, आपको एक टेबल दी हुई है, टेबल 14.12। इसमें आपको मार्क्स दिए हुए हैं। तो ऐसे 5 बच्चे हैं जिनके मार्क्स आए 0 से 10 के बीच में, ठीक है। ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आए 10 to 20 के बीच में। ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आए 20 to 30। ऐसे मतलब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है। और ये कैसा डेटा है? ये ग्रुप डेटा है, क्योंकि यहाँ आपको क्लास इंटरवल्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 10, 10 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? मैम 5। लेस देन 5। लेस देन 10 कितने बच्चों के मार्क्स हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ऐसे? तो 5 इसका आंसर होगा। आंसर क्लियरली 5 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 से कम मार्क्स हैं, तो आपका आंसर कितना होगा? 8। वेरी गुड। यानी ये वाले बच्चे भी इसमें आ जाएंगे, लेस देन 10 वाले भी, है ना। तो 5 + 3 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ लेस देन 30 से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 12 एग्जैक्टली। 5 + 3 + 4। सब बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे हम निकाल रहे हैं, राइट? ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही फाइंड आउट कर रहे हैं हम यहाँ पर भी। तो आपका जो टेबल बनेगा, नया टेबल जब आप बनाओगे इसका, लेस देन, आप ऐसे टेबल बना सकते हो, लेस देन 10 5 स्टूडेंट्स। ये CF वाला कॉलम है हमारा, CF वाला कॉलम है, ठीक है मैम। हाँ जी मैम अगर दूसरा टेबल बनाएंगे तो मैम पहले जैसे नहीं लिखना है ना, ऐसे ही लिखना है लेस देन 10। वो अभी बताऊंगी मैं बेटा, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब बताऊंगी। फिलहाल जो आपके सामने है उसको समझो अच्छे से,
ठीक है। अगर हम लेस देन 20 लिखेंगे तो उसके सामने उसकी CF लिखेंगे। CF, जब भी मैं CF बोलूँ तो आप समझ जाना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूँ। तो आ जाएगा 8, लेस देन 30 की CF आएगी 12, लेस देन 40 की CF आएगी 15, और लास्ट में आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी भी होंगी आपकी 53 जैसे यहाँ पर है, तो 53 आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 53 ऑब्जर्व याद दे रखा है ना, 53 स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 53 है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए ये टेबल तो सबको समझ में आ गई होगी। ये आपकी कैसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। किस टाइप का, लेस देन टाइप का, लेस देन टाइप वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपने जो मार्क्स ऑब्टेन जो लिखे हैं वो लेस देन वाली फॉर्म में लिखे हैं। मोर देन वाली फॉर्म भी होती है, वो अभी समझेंगे कैसे। ठीक है, चलो देखो उसमें क्या करना होगा, सोचना, जरा सोच के बताना फिर मुझे। यहाँ पे पढ़ लेते हैं आगे। देखिए इसी तरीके से हम एक और टेबल बना सकते हैं, मोर देन और इक्वल टू 0 वाली, मोर देन और इक्वल टू 10 वाली, मोर देन और इक्वल टू 20 वाली। तो अब वो कैसे बनेगी, वो इक्वेशन कैसे बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु हैव स्कोर्ड, जिन्होंने 0 से ज्यादा, मोर देन 0 मार्क्स ऑब्टेन किए, ऐसे कितने बच्चे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, इस टेबल को देख के बताओ, इस वाली को देख के। 53। एग्जैक्टली, बिल्कुल 53। अच्छा अगर मैं बोलूं ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने मोर देन 20 या मोर देन 10, सॉरी नॉट 20, मोर देन 10 जिन्होंने स्कोर किया है, 10 से ज्यादा स्कोर किया है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आप क्या करोगे, 48। हाँ 53 में से 5 माइनस कर दोगे। 53 में से माइनस, जी, मतलब नीचे से चलेंगे हम, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि उल्टा लिख दोगे इसे। सबसे पहले 53 लिखो ऊपर मोर देन वाले में, और फिर 53 में से जो ये पहला नंबर है 5, इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो 53 यहाँ पे आ जाएगा आपका मोर, ये मैं टेबल दिखा देती हूँ मोर देन वाली, तो आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा आपका। ये देखिए 53 मोर देन और इक्वल टू 0 में 53 आ जाएंगे। 10 या 10 से ज्यादा, कितने बच्चे ऐसे जिन्हें 10 या 10 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं, तो 10 से कम वालों को माइनस कर दो टोटल में से। 53 में से 5 को माइनस कर दिया, 48 आ गया। मोर देन और इक्वल टू 20, 20 या 20 से ज्यादा जिनके मार्क्स आए हैं, तो 20 से नीचे वाले जितने भी थे, कितने थे, 8 थे ना, उनको हमने माइनस कर दिया 53 में से, या फिर 48 में से 3 और माइनस कर दो तो 45 आ जाएंगे। तो ऐसे आप या फिर मैं 53 में से माइनस 8, एग्जैक्टली, या तो 53 में से डायरेक्टली 8 माइनस कर दो, या 1 बाय 1 माइनस करते चले जाओ फ्रीक्वेंसीज को। तो ये आपको लास्ट में इस तरह से ये टेबल बन जाएगी। ये कौन सी टेबल आपने बनाई है, ये आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनाई है, लेकिन किस टाइप की, मोर देन टाइप की। पिछले वाली जो बनाई थी वो कौन सी बनाई थी, लेस देन टाइप की। ठीक है, तो अब इसके बाद आप देखिए कि इसके बाद ये करने के बाद में हम वो कैसे CF कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये बड़ा आसान है। देखिए जैसे आपको दे रखी है टेबल, इस तरह की टेबल दी होगी, दोनों टेबल्स को आपने कंबाइन कर दिया, तो ये क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, ये फ्रीक्वेंसी, इतना क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, इतना पार्ट। इसके बाद ये वाला पार्ट आपको बनाना है, CF वाला कॉलम आपको बनाना है। इसको बनाने का तरीका आपको पता है, बड़ा आसान है। 5 का 5 आ जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट रो में आ जाएगा 5 + 3 8, नेक्स्ट रो में आ जाएगा 8 + 4 12, नेक्स्ट रो में आ जाएगा 12 + 3 15, 15 + 3 18, ऐसे आप CF लिखते जाओगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए मीडियन क्लास ढूंढनी है। ठीक है, जैसे हम आपको याद होगा पिछले मोड वाले क्वेश्चंस में हमने क्या ढूंढी थी, मॉडल क्लास ढूंढी थी। अब यहाँ पे हमें मीडियन क्लास ढूंढनी है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बेटा, मीडियन क्लास और मॉडल क्लास दोनों अलग अलग प्रोसीजर से फाइंड की जाती है। मॉडल क्लास निकालना तो बड़ा आसान है, उसमें आपको टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है वो हमारी मॉडल क्लास होती है। जबकि यहाँ पर हाँ जी मैम ऐसा तो इसमें भी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है मैम, उसके सामने वाला ही में MCI होता है। नहीं, हाँ वो तो है, पर यहाँ पे देखो जरा, पहले यहाँ थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको सबसे पहले n/2 कैलकुलेट करना पड़ता है, सबसे पहले आपको n/2 कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, वो तो कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए n/2 आपने कैलकुलेट किया। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल कितनी थी, 53 थी ना,
तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 53। 53 एक मिनट रुको, मैं दिखाती हूँ आपको इसे सॉल्व करके। यहीं पे सबसे पहले आपने CF वाला कॉलम बनाया, उसके बाद आपने n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 53 है। सो n इज 53, आपने निकाला n/2, कितना मिला आपको? 53/2, यानी 2 2 मैम ये और है तो वो 53 + 1 होगा ना? नहीं, वो अनग्रुप डेटा का तरीका था बेटा निकालने का, हम ग्रुप डेटा को सॉल्व कर रहे हैं। 26.5। हाँ, ये ग्रुप डेटा को हम सॉल्व करें तो 26.5 है। ये मैं आपको बता रही हूँ मीडियन क्लास निकालने का तरीका, यही सबसे ज्यादा बच्चे भूलते हैं, इसको याद रखना बहुत अच्छे तरीके से, मीडियन क्लास कैसे फाइंड करनी है हमें। तो सबसे पहले n क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। CF की जो लास्ट वैल्यू होती है, CF की सबसे बड़ी वैल्यू, वो n होता है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 53। n/2 कैलकुलेट करो, 53/2 सॉल्व करके आ गया 26.5। अब वो क्लास इंटरवल जिसका CF n/2 से जस्ट बड़ा हो, n/2 से जस्ट बढ़ाओ, जस्ट ग्रेटर देन n/2, 29। तो ये रहा 29। ये किस क्लास इंटरवल का CF है? ये देख लो, 60 to 70। हम 60 हो जाएगा 70। ये आपका मीडियन क्लास हो गया, ये मीडियन क्लास ढूंढने का तरीका है। बताओ, ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई? यस मैम। यस, टोटल नंबर ऑफ, यस पहले मैम आ गई, डिवाइडेड बाय 2, n/2 फाइंड आउट करो, और वो मैम क्लास n/2 जो फाइंड करते हैं, जी बोलिए। मैम हाँ मैम जो n/2 ये आपने फाइंड किया मैम, ये 53 मैम, ये फ्रीक्वेंसी का मैम टोटल भी तो आ रहा है मैम। हाँ एग्जैक्टली, जो सिग्मा FI की वैल्यू होगी ना, वही ये लास्ट वाली CF होगी, और वही क्वेश्चन में आपको गिवन भी होगा ऊपर। ठीक है, ये इतनी पार्ट समझ में आया तो आगे बढ़ो, बताओ। यस मैम। यस मैम, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो अब आगे हम देखते हैं। अब आगे हमें क्वेश्चन में क्या करना होता है। हमें मीडियन क्लास मिल गई, अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला बड़ा आसान है इसका, उससे ज़्यादा इजी है, मोड से ज़्यादा इजी है। फॉर्मूला होता है इसका, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, यहाँ मैं लिख रही हूँ इसको, L है आपका लोअर लिमिट, L इज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। इसको मैं एक काम करती हूँ, फॉर्मूले को फ्रेश पेज पे लिखती हूँ प्रॉपरली, यहाँ पे तो हम सॉल्व कर लेंगे। मैम मोड में तो मैम शायद फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होती थी उसका वो लेते थे, वो मॉडल क्लास होती थी। एग्जैक्टली, यहाँ पे अलग होता है। ठीक है, मीडियन में डिफरेंट होता है। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट जो कि 60 निकल के आई है इस जो कि हमारे क्वेश्चन में 60 है। यस बिल्कुल, मीडियन क्लास। और n/2 आपको पता है n/2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी आपने निकाला था। n होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल बाय 2। हाँ, n होता है आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल FI बाय 2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि बराबर होता है हाईएस्ट CF की जो वैल्यू होती है उसके, और सिग्मा FI के, दोनों ये सारी चीजें बराबर होती हैं, एक जैसी आती हैं। ठीक है, और अगर आप बात करो CF की, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात होती है बच्चे। हाँ, CF ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ये चीज का ध्यान रखना, उस मीडियन क्लास की CF नहीं निकालते हम, ये ध्यान रखना। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये जो CF है ना, इसको ले लेते हैं बच्चे CF, ये नहीं लेनी है हमें, ये इससे आगे वाली जो क्लास है ये प्रीसीड, इसको ये आप लोगे CF की वैल्यू, ये लो पीछे वाली। यस।
ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना बेटा, क्योंकि अगर आप सोच के देखो, अगर आप n/2 में से CF यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं तो 26.5 n/2 आया है, उसमें से आप अगर आप ये वाली CF लेते तो माइनस में आंसर आता आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइनस में एग्जैक्टली तो हम उससे पहले वाली जो आपकी CF होगी ना, क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो उसकी CF आपको लेनी है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है आपको, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में जहाँ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, CF का मतलब भी मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, CF कौन सी निकालनी है। अब ये F कौन सी F है, फिर फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की होती है, तो मीडियन कहाँ गया, मीडियन क्लास जो है हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी CF तो उससे पहले वाले की लेनी है लेकिन फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की लेनी है। ठीक है, अरे पेज कहाँ गया हमारा, सो F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है मैम। F मगर 29 का क्यों ले रहे हैं, मतलब क्योंकि वो उसके ज्यादा वाला था ना 22 के। H नहीं, वो मैं अभी बताऊंगी। H क्या होता है, H आपको पता है क्लास साइज, H क्या होता है, क्लास साइज। अब आ जाओ क्वेश्चन पे वापस, अब क्वेश्चन पे वापस आ जाइए। ये हमारा क्वेश्चन था, अच्छा हमने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ था ना, यहाँ देखिए। तो ये अब हमने ये बेटा इसलिए हमने किया, यहाँ पर ये किया है, फ्रीक्वेंसी हम मीडियन क्लास की लेंगे, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और CF उससे पहले वाली क्लास की लेंगे, क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, सबसे पहले एक्सरसाइज पर आते हैं। कर लिया, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल किया है, अच्छा यही वाला एग्जाम्पल किया है, यही वाला एग्जाम्पल किया है। अच्छा एक चीज और बतानी थी मुझे, कंपैरिजन करने को बोलते हैं कई बार, तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला ये आपको हमेशा याद रखना है, बड़ी क्लासेस में भी काम आएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये फॉर्मूला 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। अगर कहीं पर एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा हो तो समझ जाओ इसी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ स्टैटिस्टिक्स। थ्री मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, यानी अगर आपने किसी क्वेश्चन में तीनों चीजें फाइंड आउट की है, मीडियन भी निकाला है, मोड भी निकाला है और मीन भी निकाला है, तो आप अगर इस फॉर्मूले में आप उनको पुट करोगे ना उनकी वैल्यूज को, तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी आपने वो चीजें बिल्कुल सही कैलकुलेट की हैं। दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बोलो ये चीज समझ में आई बेटा, यहाँ पे आपको मीडियन की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे मोड की और यहाँ मीन की। ठीक है, yes. ये फॉर्मूला याद भी कर लीजिए और नोट भी कर लीजिए अच्छे से। अब क्वेश्चन पर आते हैं। ये एक चीज इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बेटा इसके बारे में। सुनो। अब क्योंकि आपने तीनों सेंट्रल टेंडेंसी जो है तीनों के मेजर्स के बारे में स्टडी कर लिया है, तो ये देख लेते हैं कि कौन से केस में किस तरह का मेजर सूट करेगा पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में, मतलब किस तरह की सिचुएशन में हमें कौन से वाला सेंट्रल टेंडेंसी निकालना ठीक रहेगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। द मीन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेजर of central tendency because it takes into account all the observations and lies between the extremes, the largest and the smallest observations of the entire data.
यानी मीन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मेजर है। हम अधिकतर अपने डेटा का सबसे ज़्यादा अगर किसी कोई फाइंड आउट करना होता है, किसी को एवरेज वगैरह निकालना होता है, सो मीन हम कैलकुलेट करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो मीन ही यूज़ होता है, क्योंकि वो सारी ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करता है जो भी एक्सट्रीम्स के बीच में लाई करती हैं। एक्सट्रीम्स किन्हें कहते हैं? एक्सट्रीम्स कहते हैं सबसे छोटा और सबसे बड़ा, या तो सबसे ज़्यादा या सबसे कम। जो डेटा की सबसे छोटी और सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन होती है उसके बीच में जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है उन सबको वो कंसीडर करता है। और इट ऑल्सो इनेबल्स अस टू कंपेयर 2 और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस। अगर आपके पास एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनको भी कंपेयर करने में ये हमें हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एवरेज रिजल्ट निकालना है स्टूडेंट्स का डिफरेंट स्कूल्स का किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स में, मतलब मान लीजिए 10th का बोर्ड एग्जाम हुआ, ठीक है, उसमें अलग अलग स्कूल्स का रिजल्ट कैसा रहा, तो उसमें भी उसको कंपेयर करने के लिए भी हम मीन का यूज़ कर सकते हैं और हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कौन से स्कूल की परफॉर्मेंस बेहतर थी। ठीक है, अब हाँ, एक्सट्रीम वैल्यूज जो होती हैं डेटा में वो मीन को अफेक्ट करती हैं, यानी जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन होती है वो मीन को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मीन है ऑफ क्लासेस हैविंग फ्रीक्वेंसीज मोर और लेस द सेम इज अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा। यानी अगर आपके पास डेटा कुछ इस तरीके का है जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसीज लगभग सेम सी हैं, एक जैसी सी हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है कि एक क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है और बाकी सारी क्लासेस है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20, 25, 20, 21, 18 है, मतलब बाकी सारी तो आसपास है, लेकिन सिर्फ एक क्लास इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। 2 तो बहुत छोटा हो गया ना इन सब के कंपैरिजन में। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो इस डेटा का मीन है, मीन विल सर्टेनली नॉट रिफ्लेक्ट द वे डेटा बिहेव्स। तो डेटा जो है यहाँ इस केस में मीन एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है डेटा का। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशंस के बीच में बड़ा सारा गैप है। एक ऑब्जर्वेशन ऐसी है जो एक्सट्रीम वाली ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा छोटी है बाकी सारी ऑब्जर्वेशन से। बात आ रही है समझ में मैंने क्या बताया यहाँ पे? बोलो। एक फ्रीक्वेंसी तो है 2 और बाकी सारी फ्रीक्वेंसी एक ऑब्जर्वेशन जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है और बाकी सारी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी इतनी, ये हैं आसपास वाले नंबर्स 20, 25, 18, ये आसपास वाले नंबर्स हैं। लेकिन 2 तो बहुत दूर हो गया ना, एक्सट्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा गैप है उसके बीच में। तो ऐसे केसेस में मीन अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारे डेटा का। ऐसे केसेस में हमें मीन फाइंड आउट अगर हम करेंगे तो वो हमें सही रिजल्ट नहीं देगा, एकदम अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही, पहले बताओ। यस मैम आ रही है। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं? वो नहीं आ रहा। देखो, मैंने आपको ये बताया था कि जनरली तो हम मीन ही यूज करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसा डेटा है, देखो एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, एग्जाम्पल से समझा रही हूं यहाँ पर। मान लीजिए आपके पास डेटा है जिसमें अलग अलग क्लास इंटरवल हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई हैं। पांच क्लासेस आपके पास हैं या 4 क्लासेस ले लो, हाँ 4 ले लेते हैं। अब ये जो क्लासेस हैं, सपोज 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है सपोज। इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है और बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी ऐसे दी हुई है। तो ये तीनों की फ्रीक्वेंसी तो सिमिलर है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा अलग है इन फ्रीक्वेंसीज से। यानी एक्सट्रीम जो है ना, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है आपकी, वो बहुत, उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है, तो इस तरह के सिचुएशंस में मीन एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। अगर आप मीन कैलकुलेट करोगे तो जो भी आप फाइंड आउट करना चाहते हो अपने डेटा से, जो भी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो, वो आपको काफ़ी हद तक हो सकता है कि वो एकदम एक्यूरेट ना मिले, उतनी प्रेसाइज ना मिले। अभी समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही थी? यस मैम। ठीक है, एक ही बच्चा जुड़ा हुआ है क्या क्लास में? अच्छा आगे देखते हैं
इन प्रॉब्लम्स वेयर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, वहाँ पे एक टिपिकल ऑब्जर्वेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, वहाँ पे उस केस में मीडियन निकालना बहुत ज़्यादा हमारे लिए सही रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे आपको प्रोडक्टिविटी रेट बतानी है, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी रेट निकालनी है, टिपिकल प्रोडक्टिविटी रेट निकालनी है वर्कर्स की, कि वर्कर्स कितना अच्छा काम करते हैं, या आपको किसी कंट्री में लोगों की एवरेज सैलरी कितनी है वो आपको निकाल रहे हैं। तो उस केस में ये वो वाली सिचुएशंस हैं जहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज हो सकती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज हो सकती हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज में बहुत ज़्यादा गैप होगा, वहाँ पे मीन की जगह अगर हम मीडियन ले तो वो एक बेहतर तरीका है, वो एक बेटर मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करने का। मतलब ऐसे केसेस में आपको मीन की जगह मीडियन का यूज करना चाहिए। ये एक एग्जांपल आप यहाँ से समझ सकते हो, मुकेश अंबानी या जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनकी अगर आप सैलरी देखो, मंथली सैलरी वो बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आप उनको कंपेयर उसी डेटा में, क्योंकि हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, तो जब हम सैलरी की बात करेंगे तो आप एक नॉर्मल स्वीपर या कोई भी छोटी जिनकी सैलरी कम होती है, ऐसे किसी इंसान का एग्जाम्पल लोगे तो उनकी सैलरी में बहुत ज़्यादा बड़ा गैप होगा। तो ऐसे डेटा के केस में जहाँ पे एक्सट्रीम्स हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें हम अगर मीडियन से उस डेटा को रिप्रेजेंट करें तो वो ज़्यादा बेटर सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर होगा। ठीक है, अगला एक और सिचुएशन देखते हैं यहाँ पे बेटा। अच्छा, मोड का तो मैंने आपको बताया था। मोड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें देखना होता है कि सबसे ज़्यादा डिमांड में क्या है, या सबसे ज़्यादा यूज़ लोग क्या कर रहे हैं, है ना, कंज्यूमर के आइटम्स, या डिमांड चेक करने के लिए। जैसे टीआरपी हम कैलकुलेट करते हैं मोस्ट पॉपुलर टीवी प्रोग्राम की, आपने देखा होगा, टीआरपी की बात बहुत बार सुनी होगी। तो वहाँ भी हम लोग मोड सबसे ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं। तो मोड उसके लिए सब बेस्ट चॉइस है हमारे लिए, वहाँ पे हमें मोड ही कैलकुलेट करना चाहिए। चाहे आपको अपना मोस्ट पॉपुलर टीवी प्रोग्राम मतलब बताना हो कि कौन सा चल रहा है आजकल, लोग सबसे ज़्यादा क्या देख रहे हैं, या कौन सी कंज्यूमर आइटम सबसे ज़्यादा डिमांड में है, या कौन सा कलर, व्हीकल का कौन सा कलर सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कार्स अधिकतर वाइट कलर की लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वाइट कलर क्या हो गया, डिमांड में है, सबसे ज़्यादा डिमांड में है। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे, कार की जो कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरर कंपनी हैं, टाटा या हुंडई या फिर ये मारुति वगैरह के कार्स आते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा वाइट कलर ही मैन्युफैक्चर करती होंगी, क्योंकि इन्हें पता है कि लोग वाइट प्रेफर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं ये। तो ये यहाँ इस केस में मोड कैलकुलेट उन्हें करना पड़ता होगा। सो सबसे बेस्ट चॉइस यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी की क्या है, मोड है। अब मैंने आपको तीनों के एग्जाम्पल बता दिए कि तीनों चीज़ें हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, मीन, मीडियन और मोड। और उसके बाद में मैंने आपको ये भी बता दिया कि इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है मीन, मीडियन और मोड के बीच में, उसको हम एम्पेरिकल रिलेशनशिप बोलते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी के बीच का एम्पेरिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। बेटा आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीडियन के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। मैंने आज आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाए हैं इसके। आई होप हमने जो आज पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस मैम, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने